सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मानीसा तुर्की का एक खूबसूरत पुराना टाउन है। ये अजमेर के करीब वाक़ है और अपनी फिजा, कुदरती जंगलों और पुराने बाजारों की वजह से पूरे सेंट्रल एशिया में मशहूर है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्क इसे शहजादगान का शहर कहते थे, क्योंकि सुल्तान अपने शहजादों को बचपन ही में मानीसा भिजवा देते थे और ये जब तक दीन और दुनिया दोनों उलूम के एक्सपर्ट नहीं हो जाते थे, ये उस वक्त तक मानीसा से बाहर नहीं जा सकते थे। फातेह कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद फातेह का बचपन भी मानीसा में गुजरा था। सुल्तान फातेह के वालिद सुल्तान मुराद दोम ने सुल्तान मोहम्मद की परवरिश की जिम्मेदारी अपनी एक मलका और वजीर खलील पाशा को सौंप रखी थी। मलका ईसाई थी और वो ईस्टर्न यूरोप के किसी ईसाई बादशाह की बेटी थी। सुल्तान मोहम्मद की उस सौतेली मां ने इस्तांबुल की फतह में उसका बहुत साथ दिया। सुल्तान तकरीबन जंग हार चुका था और उसने सुबह फौजों की वापसी के ऐलान का फैसला कर लिया था, मगर रात उसकी सौतेली मां उससे मिलने आई। उसने उसका हौसला बढ़ाया और सुल्तान फातेह ने अगले दिन कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। सुल्तान फातेह के अपने शहजादे और 1920 तक तमाम सुल्तानों के शहजादे भी मानीसा में परवान चढ़े। ये शहर इस कदर अहम और तारीखी था कि हम अपने खानों में जर्दा खाते हैं। जर्दा मानीसा की स्वीट डिश था। ये यहाँ से पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गया। पंजाब में लोग सदियों से भांडा नाम की एक डिश बना रहे हैं। ये डिश मकवी होती है और इसमें जड़ी बूटियां, मगज, देसी घी और गुड़ डाला जाता है। पंजाबी इसे पकाकर इसकी टिकियां या पिनियां बनाकर रख लेते हैं और सर्दियों में खाते रहते हैं। ये डिश बीमारियों और बिलखसूस जचकी के बाद खवातीन को जरूर खिलाई जाती है। ये डिश भी मानीसा से हिंदुस्तान आई थी और इसके मुअज्जिद किसी नामालूम उस्मानी मलका के डॉक्टर थे। वो उस्मानी मलका बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने उसके लिए एक मुकवी खुराक तैयार की और उसे ये खुराक खिलाते रहे। मलका सेहतयाब हो गई तो उसने ये सीक्रेट रेसिपी आम करने का हुक्म दिया और यूं वो रेसिपी मानीसा से निकलकर सेंट्रल एशिया और वहां से हिंदुस्तान आ गई। मानीसा की किशमिश दुनिया की बेस्ट किशमिश कहलाती है। ये 500 साल तक सिर्फ शाही खानदान के लिए बनाई जाती थी। नाज़रीन ग्रामी, ये मानीसा का तारुफ था। मानीसा में आज भी सदियों पुराने मोहल्ले, गलियां और महल मौजूद हैं। अगर आप शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाएं तो आपको हर ताक में वक्त ठहरा हुआ दिखाई देगा और आप चंद लम्हों में 500 साल पीछे चले जाएंगे। मुझे इस शहर में घूमते हुए लातादाद नान बाई दिखाई दिए। पता चला मानीसा में तुर्की के बेहतरीन नान बनते हैं। ये डबल रोटी की तरह फूले हुए होते हैं और इन्हें लोग जैतून के तेल या लस्सी में डबोकर खा लेते हैं या फिर कहवे के साथ निगल लेते हैं। नान शहर के तमाम खानदानों की खुराक है। तुर्की समेत सेंट्रल एशिया के ज्यादातर मुल्कों में रोटी घर पर नहीं बनाई जाती। लोग तंदूरों या नान बाइयों से रोटी खरीदते हैं, जबकि घरों में सिर्फ सालन बनते हैं। अफगानिस्तान तक रोटियां तंदूर से ली जाती हैं। सिर्फ हम लोग घरों में रोटी पकाते हैं। मानीसा में भी तंदूर है, तहम इन तंदूरों पर टोकरियां लटकी हुई थी। गाइड ने बताया कि मानीसा में 700 साल से रिवायत है। खुशहाल लोग तंदूर से जितनी रोटियां लेते हैं, ये उनसे आधी उन टोकरियों में रख देते हैं। जरूरतमंद लोग आते हैं, टोकरी की तरफ इशारा करके कहते हैं हमें इतनी रोटियां दे दें और तनूर के वर्कर्स चुपचाप उतनी रोटियां निकाल कर उन्हें दे देते हैं। ये लोग इस अमल को मेजबानी कहते हैं और ये मेजबानी मानीसा में तकरीबन 700 साल से जारी है। ये एक दिलचस्प रिवायत है। मुझे चंद दिन कबल मेरे एक दोस्त ने तुर्की जुबान की एक वीडियो भेजी। उस वीडियो में अवाम से अपील की जा रही थी कि मौलिक वबा की वजह से कारोबार बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हैं, लिहाजा मुल्क भर के खुशहाल लोग मेजबानी का अमल बढ़ा दें। वीडियो में रोटी की टोकरी और तंदूर भी दिखाया गया था। मुझे ये देखकर बेइख्तियार मानीसा याद आ गया और मैंने सोचा, क्या हम अपने मुल्क में मेजबानी का ये सिलसिला शुरू नहीं कर सकते? हम हजारों साल से इस इलाके में दाल रोटी खा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी तंदूरों पर मेजबानी की टोकरियां लटका दें और साहिब सरवत उनमें रोटियां रखवा दिया करें और तनूर के मालिक जरूरतमंदों को इज्जत के साथ ये रोटियां दे दिया करें? और क्या ये भी मुमकिन नहीं कि हम में से जो शख्स अफोर्ड कर सकता है वो रोजाना दाल पकाए, जरूरतमंदों की फहरिस्त बनाए और इज्जत के साथ डिस्पोजेबल डब्बे उनके घर पहुंचा दे? हम रोज 100-200 रोटियां पकवाकर अपने घरों, अपने दफ्तरों के सामने टोकरियों में भी रख सकते हैं और लोग अपनी जरूरत के मुताबिक आकर रोटियां ले जाएं। हम चाय खानों पर चाय के इजाफी कपों के पैसे भी दे सकते हैं। चाय खाने के मालकान इजाफी कपों की पर्चियां बना दें, जरूरतमंद आए वो पर्ची काउंटर पर दें और मुफ्त चाय ले लें। क्या ये मुमकिन नहीं? प्यारे दोस्तों, मुझे एक बार ईरान के गुमनाम कस्बे में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये इस्फहान और शिराज के दरमियान था।
मैं इसका नाम भूल गया हूँ। मुझे वहां रात गुजारना पड़ गई। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि पूरे कस्बे में फ्रिज नहीं था। मेजबान ने बताया कि हम खुराक को फ्रिज में रखना गुनाह समझते हैं। मैं हैरान रह गया। वो बोला शाह ईरान के दौर में हुकूमत अवाम को फ्रिज खरीदने की तरगीब देती थी। किस्तों पर टीवी और फ्रिज मिल जाते थे। पूरे शहर ने फ्रिज खरीद लिए। हमें चंद दिन बाद एहसास हुआ हमारे दिल तंग हो गए हैं। हमने फालतू खाना फ्रिजों में रखना शुरू कर दिया है। लोग इससे पहले इजाफी खाना जरूरतमंदों या हमसायों में बांट दिया करते थे। हम में से हर शख्स अपनी डिश हमसाये के घर भिजवाता था और हमसाये अपना खाना हमें देते थे। फ्रिज ने मेजबानी और मोहब्बत का ये सिलसिला रोक दिया। हमारे इमाम साहब ने एक दिन पूरे शहर को इकट्ठा किया और फ्रिज को हराम करार दे दिया। हुकूमत ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हम लोगों ने अपने फ्रिज बेच दिए या फिर अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को दे दिए। वो दिन है और आज का दिन हमारे कस्बे में फ्रिज वापस नहीं आया। मैंने पूछा इससे क्या फायदा हुआ? वो हंसकर बोला बहुत फायदा हुआ। हमारे पूरे शहर में कोई शख्स भूखा नहीं सोता। लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और बाकी खाना किसी न किसी मस्कीन, हाजतमंद या भूखे को दे देते हैं। हम लोग हमसायों में भी खाना बांटते हैं। यूं पूरे शहर में कोई भूखा नहीं रहता। मुझे ये रिवायत भी अच्छी लगी। आप भी याद करें, हम लोग भी फ्रिज से पहले यही करते थे। मुझे अपना बचपन याद है। मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था। मेरी वालदा रोज मिट्टी के बर्तनों में सालन और रोटियां डाल कर देती थी और मैं ये खाना दर्जन भर लोगों के ठिकानों तक पहुंचा कर आता था। मुझे आज भी याद है, लोग हाथ धोकर मेरा इंतजार कर रहे होते थे। लोग उस जमाने में मजदूरों और मेहमानों को जाकर कहते थे कि आपने खाने का बंदोबस्त नहीं करना, आप जब तक यहाँ हैं आपका खाना हमारे घर से आएगा। और वो खाना हम बच्चे पहुंचाते थे। लेकिन फिर फ्रिज आ गए और उनके आते ही दिल छोटे हो गए। लोगों ने 2 नवाले भी फ्रिजों में रखना शुरू कर दिए। डीप फ्रीजर आया तो कुर्बानियों का गोश्त भी रजाइयां बन गया। लोग ये भी 4-4 माह महफूज रखने लगे। हम अब यकीनन फ्रिज और डीप फ्रीजर को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन मेरी इसके बावजूद आपसे दरखास्त है कि मुल्क में जब तक इस वबा का रक्स जारी है और जब तक पूरी दुनिया की मुआशी सरगर्मियां बहाल नहीं हो जाती, हम कम अज कम उस वक्त तक खाना फ्रिज में रखना हराम करार देते। हम रोज अपने घर का सारा खाना जरूरतमंदों में पहुंचा कर सोएं। हम अगर 10-10 जरूरतमंदों का बोझ भी उठा लें, घर मार्क कर लें और उन घरों तक रोजाना खाना पहुंचा दें, या फिर अगर ये मुमकिन न हो तो हम जरूरतमंदों को बता दें कि आप रोज हमारे घर से खाना ले जाया करें,